हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा कि हम थर्ड काइंड को भी अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि कुछ इंटीग्रल ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे, या उसका प्रोसीजर थोड़ा लेंथी होगा। तो अब आप एक ऐसा प्रोसीजर समझेंगे आज की इस वीडियो से कि बिना इंटीग्रेट किए भी आप उसका नेचर फाइंड कर सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा या ऑसिलेटरी होगा। तो इस तरीके से भी आप बता पाएंगे। तो ये वीडियो बड़े ध्यान से समझिएगा सभी। पहले हम डिफाइन करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड को, कि ये थर्ड काइंड क्या है। पहले इसको आप समझिए। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, समझ के रखना है इसको। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ, ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल। I repeat one more time. If fx is continuous at every point of open interval a comma b. अब ओपन इंटरवल का मतलब है एक्सेप्ट ए बी, यानी ए और बी के बीच के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब पर तो वो कंटिन्यूअस है, और अनबाउंडेड किस पर है? एंड इज अनबाउंडेड बोथ ए एंड बी। इस ए और बी पर वो अनबाउंडेड है। then the integral is said to be improper integral of थर्ड काइंड। क्या कह रहा है ये आप पीछे कहीं सुन चुके हैं, यानी लास्ट वीडियो में जब मैंने सेकंड काइंड आपको बताया तो सेकंड काइंड में मैंने आपसे कहा कि एक न्यूमेरिकल की कंडीशन ये हो सकती है कि लोअर और अपर लिमिट पर भी अनबाउंडेड हो जाए। तो ये जो लोअर और अपर लिमिट पर अनबाउंड होगा तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, वही थर्ड काइंड है। तो थर्ड काइंड में मैंने इसको यहां लिख भी दिया है कि दिस टाइप कैन बी सॉल्व बाय इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड। यानी आपके पास टाइप तो बनी वही कि आपके पास a टू b एफ एक्स डी एक्स है, जिसमें आपको पता है कि a और b अनबाउंड कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एक अपनी तरफ से एक फाइनाइट इंटरवल लेकर आएंगे c, और इस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़, ठीक। और जब ये दो पार्ट में टूट जाए तब इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल कि पहले वाले इंटीग्रल में कौन सा पोर्शन अनबाउंड कर रहा है, तो पता लगा a। तो आप इसको लिख देंगे लिमिट डेल टेंडिंग टू जीरो इंटीग्रल a प्लस डेल टू c एफ एक्स डी एक्स, प्लस लिमिट डेल वन टेंडिंग टू जीरो c टू b माइनस डेल वन एफ एक्स डी, और इसको फिर से इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जो थर्ड काइंड है वो सेकंड काइंड के फॉर्म से सॉल्व हो सकती है। तो ये मैं पीछे करा चुका हूं, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहां पर इसको डिफाइनिंग मोड में रखा कि आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड को सभी क्लियरली डेफिनेशन से समझ पाए कि इसमें दोनों ही लिमिट अनबाउंड करेंगी फंक्शन को, और सॉल्व करने का प्रोसीजर है कि एक किसी फाइनाइट इंटरवल पर हम इसको लेकर जाएं, फाइनाइट पॉइंट पर, और उसको रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़, उन दो पार्ट में तोड़ने के बाद जो ए और बी जो एक साथ इसको अनबाउंड कर रहे थे, एक ही इंटीग्रेशन पे थे, अब वो लोअर और अपर में कन्वर्ट हो। उसके बाद इसको आप चेंज करें और चेंज करके फॉर्मेशन। तो ये था इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड का, ठीक है। इसमें पीछे के जो भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो न्यूमेरिकल आप इसमें तैयार, पीछे सॉल्व करना आप समझ चुके हो कैसे सॉल्व करना है इसको। तो मैंने इस काइंड पे कोई न्यूमेरिकल नहीं लिया। मेरा मेन कंसेप्ट इस वीडियो में था कि आपको मैं समझाऊं व्हाट इज कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो कंडीशनल कन्वर्जेंस को पहले आप समझें कि क्या डेफिनेशन कहती है इसकी। इफ इंटीग्रल लिमिट a टू इंफिनिटी मॉड एफ एक्स डी एक्स डज नॉट कन्वर्ज। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मॉड है, दोनों वैल्यू लाई करती है पॉजिटिव नेगेटिव। तो यदि मॉड एफ एक्स का इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं पता लग पा रहा है, डज नॉट कन्वर्ज हो रहा है, लेकिन इसके पॉजिटिव पार्ट पर ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स वो कन्वर्ज हो रहा है,
कन्वर्ट से मतलब है कन्वर्जेंस। तो ऐसी कंडीशन में जिसमें कि उसकी वैल्यू तो दो पार्ट है, प्लस बी और माइनस बी फंक्शन, लेकिन पॉजिटिव पार्ट ही कर पा रहा है कन्वर्जेंस, जो रूल है, जो फॉर्मेशन है, वो लगा पा रहे हैं। तो इस तरह का जो कन्वर्जेंस होता है वो कहलाता है कंडीशनल कन्वर्जेंस। या हम ये भी बोल सकते हैं कि a टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज सेट टू बी कन्वर्ज कंडीशनल, ये बोल सकते हैं। तो जब कंडीशनल कन्वर्जेंस आया तो यहां से एक टेस्ट बना कंपैरिजन टेस्ट, जिसको हम पी टेस्ट भी बोलते हैं। जब ये डेफिनेशन बनी कंडीशनल कन्वर्जेंस की कि भाई एक फंक्शन जिसकी दो वैल्यूज हैं, राइट, उसमें से एक वैल्यू अगर उसको कन्वर्जेंस की तरफ ले जा रही है, दूसरी वैल्यू से नहीं निकल पा रहा है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू से फाइंड करके हम उसको भी शो कर सकते हैं कि वो कंडीशनली कन्वर्जेंस है, क्योंकि है तो उसी का पार्ट, मॉड एफ एक्स का ही पार्ट है एफ एक्स। तो इस फॉर्मेशन से, यानी इस डेफिनेशन से जनरेशन हुआ कंपैरिजन टेस्ट का, जिसको कि पी टेस्ट बोलते हैं। अब ये पी टेस्ट क्यों बोलते हैं इसको आगे समझोगे। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है आपके पास और जी एक्स भी कोई फंक्शन है, और ये दोनों ही पॉजिटिव, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स अपॉन डी एक्स अगर हम करें तो वो एक फाइनाइट रिजल्ट आएगा जो कि नॉन जीरो नहीं होगा, मतलब नॉन जीरो होगा, जीरो ना हो। तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये जो इंटीग्रल है ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स एंड ए टू इंफिनिटी जी एक्स डी एक्स, इन दोनों का नेचर, इन दोनों का बिहेव एक जैसा होगा। यानी जो नेचर इसका है वही नेचर इसका है, या ये कह सकता हूं जो नेचर इसका है वो एक नेचर इसका है, राइट। तो वो दोनों क्या करेंगे, जब बिहेव एक जैसा होगा देन दे कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो यहां कंपैरिजन टेस्ट क्रिएट हो जाता है इस डेफिनेशन से। आई रिपीट वन मोर टाइम, इसको दोबारा से समझिए। अब मैं दोबारा से बोलूंगा एक न्यूमेरिकल की फॉर्म से कि आपको एक न्यूमेरिकल में एफ एक्स गिवन होगा जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करें, इस एफ एक्स में से जी एक्स फाइंड करें, निकालें। एफ एक्स में से ये एफ एक्स का पार्ट होगा जी एक्स, और इस जी एक्स और एफ एक्स को इस कंडीशन पर लेकर आए, ये कंडीशन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर हम करें तो वो फाइनाइट रिजल्ट आना चाहिए, जीरो ना हो। ये भी कंडीशन है, जीरो को आप फाइनाइट मान लेते हैं, बट ये इसमें फिक्स है कि जीरो ना हो, 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 ये आ जाए, फाइनाइट रिजल्ट आ जाए, जीरो ना हो। तब हम ये कहेंगे कि जो नेचर इसका है वो नेचर इसका है। यानी अगर ये कन्वर्जेंट प्रूफ कर दिया अपने जीएक्स को तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, अगर ये डाइवर्जेंट प्रूफ कर दिया जीएक्स को तो आप कहेंगे ये भी डाइवर्जेंट है। तो कंपेयर करके आपको ये पता लग गया, दैट इज कॉल्ड द कंपैरिजन टेस्ट, कि जीएक्स का जैसा नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग एफएक्स का नेचर। तो क्योंकि एफएक्स इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था, इसमें से जीएक्स आप निकाल रहे हैं, जीएक्स ऐसा फंक्शन होगा जो इंटीग्रेट भी हो सकता है, लेकिन हम उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पी टेस्ट, यानी हमें इंटीग्रल भी ना करना पड़े। तो अब इसके फॉर्म को आगे ले जाते हुए पी टेस्ट को समझा रहा हूं मैं आपको, पी टेस्ट कैसे अप्लाई, ये पी टेस्ट समझिए। तो पी टेस्ट क्या कह रहा है कि लेट जी एक्स जो आपने निकाला फंक्शन में से वो है 1 अपॉन एक्स टू द पावर, इस फॉर्म का होना चाहिए, ये फॉर्म है कि जी एक्स आपका ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है ना, अगर सपोज करो न्यूमरेटर में पावर है तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, एक्स टू द पावर अगर न्यूमरेटर में आ रही है, डिनोमिनेटर में नहीं आ रही है, तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाके तब कंपेयर करें। तो जी एक्स ऐसी फॉर्म होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर जी एक्स ऐसी फॉर्म है 1 अपॉन एक्स टू द पावर पी है, तो ये जो इंटीग्रल है ए टू इंफिनिटी जी एक्स डी एक्स, ये जब मैंने इसमें वैल्यू डाली और इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करके मेरे पास रिजल्ट आया लिमिट बी टेंडिंग टू इंफिनिटी b to the power 1 minus p upon 1 minus p minus a to the power 1 minus p upon 1 minus p। ये
सॉल्व कर सकते हो आप इसको। ऊपर ले गए आप न्यूमिनेटर में, फिर आपने कंडीशन लगाई क्योंकि अपर लिमिट इंफिनिटी है तो b टेंडिंग टू इंफिनिटी, फर्स्ट काइंड है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। a टू b सॉल्व किया, ये सॉल्व होके रिजल्ट आया, इस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दी। अब लिमिट की अप्रोच लगा, यानी b की जगह इंफिनिटी रखना है। तो जब आप b की जगह इंफिनिटी रखेंगे, उससे पहले आप जरा ये देख लो कि भाई ये तो डिपेंड p पर भी तो कर रहा है। ये जो सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन डिपेंड अपॉन p। तो यहां p को डिफाइन किया मैंने कि यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1, तो जब यहां मैं 1 से बड़ी अगर कोई क्वांटिटी रखूं 2 3 4 5, तो b की पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, बताइए। जो पावर ऑफ b है वो कैसी आएगी, अगर मैं ग्रेटर देन 1 रखता हूं तो पावर ऑफ b आएगी नेगेटिव। और जब पावर ऑफ b नेगेटिव आएगी तो आप इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाओगे, और डिनोमिनेटर में ले जाने पर जैसे ही इंफिनिटी रखोगे तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया फाइनाइट, और फाइनाइट रिजल्ट आने पर आपने कहा इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ये पीछे से समझते आ रहे हैं। अब दूसरी चीज को समझिए, एल्स इफ p इज लेस देन 1, ये लेस देन 1 का मतलब हो गया नेगेटिव, लेस देन 1 का मतलब हो गया नेगेटिव। तो जब नेगेटिव वैल्यू आप इस पे डाल रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू डालने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। भाई p बराबर -2 डाला तो 1 माइनस -2 यानी 1 + 2 3 हो गया, तो b की पावर पॉजिटिव आएगी, यानी इस कंडीशन में पावर ऑफ b इज पॉजिटिव। और जब पावर ऑफ b पॉजिटिव हुई तो वो न्यूमरेटर में ही रहेगी, और इंफिनिटी अप्रोच डालोगे तो इंफिनिटी आ जाएगा, और इंफिनिटी में कुछ भी घटाएं कुछ भी जोड़े आना इंफिनिटी है। तो लिमिट वैल्यू डालने के बाद रिजल्ट इज इंफिनिटी, और इंफिनिटी पर आप कहते हैं कि डाइवर्जेंट इन नेचर। तो बिना इंटीग्रल को सॉल्व किए अब आप ये समझ रहे हैं, फिक्स है ये हर सॉल्यूशन में। अगर gx 1/x टू द पावर p की फॉर्म का होगा तो हर बार p ग्रेटर देन 1 पर फाइनाइट ही आएगा, p लेस देन 1 पर इनफाइनाइट ही आएगा। अब ये ग्रेटर देन और लेस देन तो हो गए, अब अगर इक्वल टू 1 है, तीसरी कंडीशन और बची। तो हमने gx में p की जगह 1 डाल दिया तो 1/x बचा, और इस 1/x को इस a टू इंफिनिटी पर जब सॉल्व किया तो उसका रिजल्ट आया इंफिनिटी, तो इंटीग्रल मिला डाइवर्जेंट। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको समराइज करूं पी टेस्ट को, तो इस पी टेस्ट की समराइज फॉर्म को सभी समझिए, fx एंड gx बोथ आर पॉजिटिव होने चाहिए, एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी fx अपॉन gx इक्वल्स टू n, ये फाइनाइट होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए। अगर जीरो आ रहा है तो ये टेस्ट फेल है, ध्यान रखना सर। उसके बाद जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी आप आ जाएंगे कंपैरिजन टेस्ट, और कंपैरिजन टेस्ट में जो gx है आपका, जो आपने fx में से निकाला है, उसको कंपेयर करेंगे विद 1/x टू द पावर p से, और p की वैल्यू को निकालेंगे। तो p की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी, या 1 से छोटी होगी, या उसके बराबर। तो अगर 1 से बड़ी है तो आप कहेंगे रिजल्ट इज कन्वर्जेंट, 1 के बराबर या 1 से छोटी है तो आप कहेंगे डाइवर्जेंट। तो बिना इंटीग्रल सॉल्व किए, बिना लिमिट लगाए, आप सीधे सीधे सवाल को पी टेस्ट की हेल्प से, कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से सॉल्व कर दें। तो ये जो टॉपिक है ये बना स्पेशली ऐसे न्यूमेरिकल पर जिन पर हम अटक जाते हैं कि इंटीग्रेट कैसे करें। हमें टाइप तो समझ में आ गया कि ओके दिस इज ए टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, राइट। उसके अलावा ये समझ सकते हैं कि कोई अगर जीरो कर रहा होगा नीचे वाला टर्म से तो सेकंड काइंड भी इन्वॉल्व है, लेकिन अभी तो फिलहाल ये फर्स्ट काइंड ही दिख रही है। लेकिन फर्स्ट काइंड होने के बाद, इसका फॉर्मेशन लगाने के बाद, जब मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूं, इसको इंटीग्रेट कैसे करूं बताइए, या इसको इंटीग्रेट कैसे करूं, क्या ये खत्म हो पाएगा, या इसको इंटीग्रेट कैसे करूं। तो अब आपको मैंने न्यूमेरिकल दिखाए,
कि ऐसे भी तो सवाल होंगे जो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे होंगे। तो जब नहीं हो पा रहे होंगे और उनका अगर टेस्ट द कन्वर्जेंस पूछता है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ये 3 सवाल इनको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं और आपको मैंने 2 दिए होमवर्क कि आप इनको होमवर्क में सॉल्व करें इस मेथड को लगा के, जो मेथड मैंने ऊपर सिखाया। तो ये समरी है, इस समरी को जरूर याद रखें कि fx में से gx निकालना है, दोनों ही पॉजिटिव हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से कंपेयर कर देंगे gx को 1/x की पावर p से। p जो भी निकल कर आएगा तुरंत p टेस्ट लगा देंगे। p अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये लग जाएगा, p अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो डाइवर्ट। तो पहले चलते हैं सीधे विदाउट एनी डिले सॉल्यूशन नंबर 1 पर। क्वेश्चन है चेक द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 4 to infinity 3x plus 8 upon x to the power 4 plus 7 dx, राइट। तो आपने जैसे इसमें देखा, पहले लिखा इधर आपने कि वी हैव हियर fx क्या है। जब देख लिया समझ लिया आपने कि भाई इंटीग्रल मेरे से सॉल्व नहीं, तो आपने लिखा हियर fx इक्वल्स टू 3x plus 8 upon x to the power 4 plus 7। अब ये जो वैल्यू है fx की, अब मैं इसमें से gx कैसे निकाल रहा हूं उसको समझिए। ये वैल्यू छोटी होगी इससे, यानी इसमें से कांस्टेंट मैंने हटाया, पहले x की वैल्यू को छोड़ दिया, 3x अपॉन x टू द पावर 4 से छोटी होगी। ये वैल्यू फिर छोटी होगी 3 अपॉन एक्स क्यूब से, काट दिया आपने, यही कह सकते हो कि इक्विवेलेंट है। छोटी ना होके मैं इसको कह सकता हूं कि ये इसके इक्विवेलेंट है 3 अपॉन एक्स क्यूब। और इसको आप लिख सकते हो 3 ऑफ gx, ऐसे लिख सकते हो। तो यहां से fx से आपको एक gx मिल गया 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2। तो आपने लिखा वी हैव gx इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर। तो fx ये था, इसमें से छोटी वैल्यू को फाइंड किया, मतलब लेसर करके x के पॉलिनोमियल को लेते चले गए आप, और ले जाने के बाद इसमें से gx बना दिया। वो gx जो बना वो 1 अपॉन एक्स टू द पावर p में बनना चाहिए। और जैसे ही gx बन जाए तो ये fx और gx बोथ आर पॉजिटिव है, तो आपने फाइंड किया लिमिट, कंडीशन को चेक किया, x टेंडिंग टू इंफिनिटी fx अपॉन gx, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी fx है 3x प्लस 8 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 7, और gx अपॉन में है और वो भी 1 अपॉन ये है, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन x क्यूब। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां से x कॉमन 3 प्लस 8 बाय x, और नीचे से x4 कॉमन 1 प्लस 7 बाय x4 इंटू एक्स क्यूब से इंटू x4 से x4 कैंसिल, और जब इसमें लिमिटिंग अप्रोच लगा देंगे तो रिजल्ट इज 3। अब ये 3 रिजल्ट जो ये फाइनाइट है एंड नॉन जीरो। Therefore, by comparison test, जो gx है कंपेयर विथ वन अपॉन एक्स टू द पावर p। तो gx क्या था? gx था आपका 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब को कंपेयर कर रहे हैं आप विद 1 अपॉन एक्स टू द पावर p से, वी गेट p इज इक्वल टू 3। ये कंपैरिजन टेस्ट से मिला, और जैसे ही कंपैरिजन टेस्ट से p की वैल्यू मिली तो आपने कहा यूजिंग p टेस्ट p equals to 3 which is greater than 1, right? Therefore the given integral, पहले तो लिखेंगे gx, इंटीग्रल कितना है 4 to infinity
1 upon x cube dx is convergent and using comparison test integral 4 to infinity 3x plus 8 upon x4 plus 7 is also convergent. तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था मेथड, एक बार फिर इसको देख लीजिए। सबसे पहले आपने देखा कि फंक्शन को आप पहचान तो कि कौन सा मेथड है, लेकिन आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। आपने fx में से gx निकाला, जैसे मैंने आपसे कहा x के पॉलिनोमियल को छोड़ते चले जाइए, कांस्टेंट को हटाइए, पहले लेस देन करके लिख दीजिए, फिर कैंसिल कर आगे जो बचता है 1 अपॉन एक्स टू द पावर p में वो फंक्शन बन जाए। fx अपॉन gx एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर चेक कीजिए क्या आ रहा है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो कंपैरिजन टेस्ट में जाइए, कंपेयर कर दीजिए, p निकाल दीजिए। और p टेस्ट दो ही चीजें उसमें, अगर p इज ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, और p इज लेस देन इक्वल्स टू 1 तो डाइवर्जेंट। इसके अकॉर्डिंग आप रूल लगाते। और ये क्योंकि बिहेव लाइक होगा कंपैरिजन टेस्ट से, तो कंडीशन को ट्रू कर रहा है ये दिस कंडीशन को, तो इसका बिहेवियर सेम होगा दोनों का। तो जैसे ये कन्वर्जेंट प्रूफ हुई तो आपने इसको भी कन्वर्जेंट। और चाहते तो gx पर आप ये ना लगाकर, टी टेस्ट ना लगाकर, जो gx बना है इस gx का इंटीग्रेशन कर दो 4 टू इंफिनिटी पे, बस जो आपके पास मेथड है उससे इसको इंटीग्रेट कर दो, और जो रिजल्ट आए, जैसा इसका रिजल्ट निकले उसके हिसाब से आप इसको कर दीजिए, है ना। तो ये इसके मेथड है कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। ऐसे ही इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए, सो दैट दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। इसको सॉल्व करते हैं। Solution of second. Show that integral 0 to infinity e to the power minus x square dx is convergent. Right? पहले क्योंकि ये 0 टू इन्फिनिटी पर है तो यहाँ दो दिख रहे हैं रूल आपको, है ना। e टू द पावर, ऐसे नीचे ले जाएंगे, e टू द पावर 0 is 1, तो वैल्यू तो सेम ही है। तो आप इसको सॉल्व कर रहे हैं ये सीधा इसको इन्फिनिटी मानते हुए। सबसे पहले आपने क्या किया, हियर fx इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से कैसे निकालू gx, इसमें से तो आसान था, है ना, इसीलिए टाइप दी मैंने। इसमें से तो लेस देन करना आसान था, तो gx बन गया। इसमें से कैसे बने, तो आपने एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल सीखा है सभी ने, टेलर्स एंड मैक्लैरेन सीरीज। तो उसकी फॉर्मेशन से e की पावर माइनस एक्स, इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या है, e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर माइनस एक्स या e की पावर प्लस एक्स, जो भी आप फॉर्मेशन आपको बताओ, e की पावर x का लगा दो, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये e टू द पावर x का एक्सपेंशन फॉर्मूला है। इस एक्सपेंशन फॉर्मूले को आप इसमें इस्तेमाल कीजिए। तो पहले तो इसको ये लिखिए और फिर उसके बाद इसको चेंज, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये जो वैल्यू है ये फिर लेसर होगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, राइट। भाई इस पूरी टर्म जो है वो लेसर होगी, छोटी होगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, हाँ या ना। और फिर यही वैल्यू जो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये लेसर होगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से। भाई एक जगह है 1 अपॉन 2, या मान लो 1 अपॉन 4, अगर मैं x बराबर 2 रखूं इसमें तो आएगा 1 अपॉन 4, और यहां पर अगर रखता हूं x बराबर 2 तो कितना आएगा 1 अपॉन 5। तो 1 अपॉन 5 इज छोटी है 1 अपॉन 4 से, है या नहीं। भाई 5 दूनी 10, 0.2, और इसको करेंगे 0.25, तो 0.25 बड़ा है, तो ये हमने चेंज कर दिया। तो ये जो चेंज किया है ये बन गया gx, राइट। फिर हमने इसमें लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी fx अपॉन gx किया।
एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स अपॉन जी एक्स करने पर आपको वैल्यू मिली ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जी एक्स करोगे वो इंटू में चला गया, और जैसे ही इसमें आप वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी निकलकर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन ये है ना। इसमें जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनाइट रिजल्ट, फाइनाइट। ठीक, तो आप इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगा देंगे तो dx की वैल्यू जो है वो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको कंपेयर किया 1 अपॉन एक्स टू द पावर p से, तो p मिला आपको 2 which is greater than 1, therefore by p test integral 0 to infinity 1 upon x square dx is convergent। और जैसे ये कन्वर्जेंट हुआ तो आपने कह दिया therefore integral 0 to infinity to the power minus x square dx is also convergent। इस तरीके से ये सेकंड न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया। ऐसे ही थर्ड न्यूमेरिकल में क्लियर, थर्ड न्यूमेरिकल को भी देख लीजिए। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 to infinity cos x upon 1 plus x square dx। fx equals to cos x upon 1 plus x square which is less than equals to 1 upon 1 plus x square and which is less than 1 upon x square। क्योंकि आपको पता है साइन और कॉस में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 है और पॉजिटिव लेंगे तो प्लस 1 है। ठीक, तो विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज लेस देन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बन गया जी एक्स। इस जी एक्स को कंपेयर किया आपने विद 1 अपॉन एक्स टू द पावर p से, तो p मिला 2 विच इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर बाय p टेस्ट इंटीग्रल 0 to infinity 1 upon x square dx is convergent। इनका बिहेवियर सेम हो गया, therefore इंटीग्रल 0 to infinity cos x upon 1 plus x square dx is also convergent। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है कैसे हम इंटीग्रल को बिना सॉल्व किए ही बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट हम उसका नेचर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रूव कर सकते। उसके अलावा आपको होमवर्क के लिए 2 सवाल दिए मैंने। चेक द कन्वर्जेंस ऑफ दिस, सीधे लेस देन 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5/2, तो p मिल जाएगा 5/2, उससे सॉल्व कर देंगे इसको। इसमें से पहले x कॉमन निकालेंगे तब सॉल्व करेंगे जितना आता है। ये 2 सवाल आपको दिए। इस तरह से हमने मॉड्यूल 2 का पहला टॉपिक इम्प्रॉपर इंटीग्रल फिनिश कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, जैसे ये इम्प्रॉपर आया था पहला टॉपिक, ऐसे ही अब दूसरा टॉपिक आएगा बीटा एंड गामा फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन। थैंक यू।